सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाज में और धर्म में जो कुरीतियां, जो गलत प्रथाएं, जो कुप्रथाएं हुआ करती थी, उसको दूर करने के लिए ही समय समय पे आंदोलन हुए हैं। भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन काल में भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया। मध्यकाल में भक्ति और सूफी परंपरा के संतों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया। और आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां जैसे लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करने का काम किया। अब क्लास हो रहा है, अब क्लास होने दो, क्लास के बाद बांटना, ठीक है, क्लास के बाद बांटना, ले जाओ। तो यहां पे फोकस कीजिएगा, बाद में पीडीएफ मिलेगा। ऐसे भी पीडीएफ घर पे पढ़ने के लिए देते हैं। जब क्लास खत्म हो जाएगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप अपना ले जाइएगा, घर पढ़िएगा आराम से। तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण है। हमने आपको बतलाया है प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, हर कालखंड में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। और आपके बिहार एसआई परीक्षा का बड़ी फेवरेट टॉपिक रहा है ये। तो स्वतंत्रता आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक काल में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, और आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किए गए हैं, उसी के विषय में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो आपको आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत देखी जाए, तो आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई है बंगाल प्रेसिडेंसी से। बंगाल प्रेसिडेंसी से आप मानचित्र पर आएंगे, अगर आप देखना चाहेंगे तो बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब था आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार, झारखंड, ओडिशा, इन तमाम क्षेत्रों को मिलाकर उस समय कहा जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी। और बंगाल प्रेसिडेंसी से ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई है। और बंगाल प्रेसिडेंसी से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को बंगाल प्रेसिडेंसी से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे और इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की है, जिस वजह से इन्हें सुधार आंदोलन का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का पिता, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता
प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति का चिंतक, इन तमाम उपाधियों से राजा राम मोहन राय को इतिहास में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय का जो हमने उपाधि बतलाया है, आप अलग अलग परीक्षाओं के क्वेश्चन बैंक को जाकर के देखिए। जब आप अलग अलग परीक्षाओं के क्वेश्चन बैंक को जाकर के देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, नव प्रभात का तारा किसे कहते हैं, सुधार आंदोलन को शुरू करने वाला किसे कहा जाता है। ये तमाम प्रकार की उपाधियों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। और ये तमाम प्रकार की उपाधियां राजा राम मोहन राय को इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की है। अब जो यह आधुनिक काल का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, यह सुधार आंदोलन 19वीं और 20वीं सदी में चला है। 19वीं और 20वीं सदी में, 19वीं और 20वीं सदी में यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला है। मतलब लगभग 150 से 200 वर्षों तक यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला है। और ऐसा नहीं है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इस सुधार आंदोलन का योगदान नहीं है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुधार आंदोलन का भी योगदान है। जिस प्रकार 1857 की क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, अर्थात भारत के लोगों के बीच इस बात की भावना का विकास किया कि हम सभी भारतीय हैं, उसी प्रकार से जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इसने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। सांस्कृतिक तौर पर भारत की क्या सभ्यता और संस्कृति रही है, उसको बचाने हेतु प्रयास इस आंदोलन के माध्यम से किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब आप यहां पर समझिएगा कि जो 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, यह नारी केंद्रित है, नारी केंद्रित है। और जो 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, यह निम्न जाति केंद्रित है, यह निम्न जाति केंद्रित है, निम्न जाति केंद्रित है, यह निम्न जाति केंद्रित है। देखिए, समाज में हमेशा से जो शोषण होता हुआ आया है, या तो महिलाओं का शोषण होता हुआ आया है या दलितों का शोषण होता हुआ आया है। महिलाओं का शोषण इस रूप में होता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती है, महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है, महिलाएं बोल नहीं सकती है, मतलब गलत भी है तो महिला को चुप रहना पड़ेगा। तो इन तमाम तरीकों से महिलाओं का शोषण किया जाता था। और फिर दलितों की अगर हम लोग बात करें तो दलितों के साथ शोषण का जो स्वरूप था, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, दलितों के साथ छुआछूत की भावना की जाती थी। इन तमाम तरीकों से दलितों का शोषण किया जाता था। और तमाम कुप्रथाएं भारतीय समाज में विद्यमान थी, जैसे बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, ये सभी कुप्रथाएं हुआ करती थी। और ये जो कुप्रथाएं हुआ करती थी, इन कुप्रथाओं के माध्यम से महिलाओं का शोषण किया जाता था।
तो इन कुप्रथाओं के माध्यम से जो महिलाओं का शोषण किया जाता था, इन कुप्रथाओं को समाप्त करवाने को लेकर ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। दलितों को जो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, दलितों के साथ जो छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, इन तमाम कुप्रथाओं को लेकर के ही आपको 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। तो यहां पर हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नारी केंद्रित था और 20वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था वह आपको निम्न जाति केंद्रित था। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर चर्चा राजाराम मोहन राय के विषय में करेंगे, क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय राजाराम मोहन राय को जाता है। यही वजह है कि सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग राजाराम मोहन राय की। राजाराम मोहन राय, ठीक है, देखिएगा आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राजाराम मोहन राय ही आगे बढ़ करके आए। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से राजाराम मोहन राय जो है आपको आगे बढ़ करके आए। कहां आई थी बेचारी, कहां जा रही है? थोड़ा हमसे भी बात कर लीजिए, फिर आइएगा कि नहीं आइएगा। आइए आइए। क्या हो, क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है? ये बहाना है या फिर ये सच भी है? सच में? चलिए आइएगा। डेमो में जब लड़की बाहर निकलती है या लड़का बाहर निकलता है वो दोबारा थोड़े मिलता है, तो इसलिए सोचे लास्ट टाइम था तो मिल लेते, और कोई खास वजह नहीं था। चलिए अब आगे आइएगा। चलिए राजाराम मोहन राय, देखिए कुछ ना कुछ तो राजाराम मोहन राय के साथ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से ये आगे बढ़ करके आए। और राजाराम मोहन राय के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की घटना को समझेंगे, लेकिन एक बात को आप समझिए कि राजाराम मोहन राय आखिरकार आगे क्यों आए, रीजन क्या था, कारण क्या था। राजाराम मोहन राय का बड़ा भाई था जगमोहन राय, और जगमोहन राय की पत्नी थी अलका मंजरी। राजाराम मोहन राय का बड़ा भाई जगमोहन राय और जगमोहन राय की पत्नी थी अलका मंजरी। जब जगमोहन राय का निधन हो गया तो अलका मंजरी को सती होना पड़ा, अर्थात राजाराम मोहन राय की भाभी को सती होना पड़ा। यही घटना राजाराम मोहन राय को अंदर से झकझोर दिया। मतलब एक जिंदा औरत को, अपनी भाभी को, एक जिंदा औरत को उन्होंने अपने नजरों के सामने जलते हुए देखा, कराहते हुए देखा, कष्ट में देखा। इस घटना ने राजाराम मोहन राय को पूरी तरीका से अंदर से झकझोर करके रख दिया। और इस घटना के बाद ही राजाराम मोहन राय प्रण ले लिए थे कि सती प्रथा का अंत करना है, और वे सती प्रथा का अंत करके रहे। अब यहां पर एक सती प्रथा शब्द का प्रयोग हमने आपके साथ किया है, हमको पता है आप सब लोग जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 1-2% लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो 99% लोग जो जानते हैं सती प्रथा, अच्छी बात है, लेकिन जो 1-2% लोग सती प्रथा को नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा आप जानिए। देखिए,
जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज की गलत कुप्रथाओं में एक सती प्रथा हुआ करता था। और सती प्रथा भारतीय सभ्यता के उदय से ही हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में विद्यमान था। क्या था सती प्रथा? हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यताएं रही है कि अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो फिर उस औरत को जीवन जीने का अधिकार नहीं है। उस औरत को भी उसके पति के साथ ही, पति के चिता पर ही जला दिया जाएगा। तो जब किसी औरत के मृत्यु होने पर, औरत के पति के मृत्यु होने पर, जब किसी औरत के पति के मृत्यु होने पर उसके पति के लाश के साथ ही जो जिंदा औरत को जला दिया जाता था, इसी को भारतीय इतिहास में कहा जाता है सती प्रथा। सती प्रथा का पहला प्रमाणिक साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त एक गुप्त वंश का शासक हुआ करता था। उनका मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है जिसे एरन अभिलेख कहा जाता है। और एरन अभिलेख में ही सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। और यह सती प्रथा प्राचीन काल से ही भारतीय हिंदू संस्कृति में विद्यमान थी। इस सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया, अकबर ने किया, शिवाजी महाराज ने किया, टीपू सुल्तान ने किया, कई अन्य शासकों ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी शासक सती प्रथा का अंत कर नहीं पाया। परंतु राजा राम मोहन राय का भारतीय समाज को अगर सबसे बड़ा योगदान है, सती प्रथा का अंत करवाने में राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारतीय समाज को राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी देन मानी जाती है सती प्रथा का अंत करवाना। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा को अंत करवाने में सफल कैसे हो गए? तो इसके पीछे भी कारण है। तो जो कारण है उन कारणों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित प्रारंभिक चीजों को थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। क्योंकि परीक्षा में जब सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम पूछा जा सकता है तो राजा राम मोहन राय तो बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, तो उनके विषय में तो पूछा ही जा सकता है। तो थोड़ा बहुत राजा राम मोहन राय के प्रारंभिक जीवन को हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 1772 ईस्वी में राधानगर में हुआ था। 1772 ईस्वी में राधानगर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता रामाकांत राय थे और इनकी माता तारिणी देवी थी। तो इनके पिता की अगर हम लोग बात करें तो रामाकांत राय इनके पिता थे। और इनकी माता की अगर हम लोग बात करें तो इनकी माता थी तारिणी देवी। तारिणी देवी कहा जाता है बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे, मतलब तेज बुद्धि के थे। तीक्ष्ण बुद्धि के थे मतलब तेज बुद्धि के थे। और जब आप अपने पेंट में नारा लगाने ना सीखे होंगे, उस टाइम राजा राम मोहन राय लेख लिखना शुरू कर दिए थे। उनका लेख पेपर में छपता था। आज का जो दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, यानी जो समाचार पत्र, यही समाचार पत्र है। तो उस समय अपना दूसरा समाचार पत्र हुआ करता था। मात्र 14-15 वर्ष के उम्र में ये लेख लिखने लगे थे और इनका लेख समाचार पत्र में छपता था।
तो इस बात से ही अनुमान लगा लीजिए कि कितने कुशाग्र, तीक्ष्ण और तेज बुद्धि के राजा राम मोहन राय रहे होंगे। तो राजा राम मोहन राय बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बड़ी तेज बुद्धि के थे, और सही को सही और गलत को गलत बोलने में हिचकते नहीं थे। भले वो हिंदू थे, लेकिन हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, उन बुराइयों की ओर लोगों का नजर आकृष्ट करवाते थे कि हिंदू धर्म में फलना बुराई है। और जब वे काफी कम उम्र से लेख लिखने लगे और उनके लेख समाचार पत्र में आने लगे, तो उन्होंने अपनी लेख के जरिए मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा आप सब लोग जानते हैं। मूर्ति पूजा क्या है? मोदी जी जो भगवान राम के मूर्ति का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किए, अब लोग जाकर के उस मूर्ति के सामने अपना शीश झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए जाते हैं। यही तो मूर्ति पूजा है। आप समझिए, भारतीय संस्कृति बड़ी महान संस्कृति है, लोग इसका मजाक उड़ाता है, लेकिन आप समझिए कि भारतीय संस्कृति कितनी धनवान संस्कृति है, कितनी महान संस्कृति है, कि एक पत्थर में भी ईश्वर को देखता है भारत के लोग। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब हर चीज में जीव बसता है, हर चीज में आत्मा है। आपको प्राण प्रतिष्ठा करना, प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, मूर्ति है, पत्थर है, पत्थर निर्जीव है, मतलब उसमें प्राण डालने का काम किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारी संस्कृति बहुत धनवान संस्कृति है महाराज। आप लोग भारत के इतिहास को जाकर के पढ़िए, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़िए। कहां अमेरिका, कहां ब्रिटेन, कोई नहीं टिकता था हम भारतीयों के सामने, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो। समझिए, आप पढ़िए ना जाकर के हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा संस्कृति को जाकर के पढ़िए आप, और विश्व की अन्य संस्कृतियों को जाकर के आप पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि भारत कितना आगे था पहले। ये तो भारत को लूटा गया है आक्रांताओं के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा, फिर भी भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। समझ गए? तो खैर छोड़िए ये सब बात, आइएगा अब यहां पे। तो मूर्ति पूजा मतलब हम लोग जो मां सरस्वती का मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, मां दुर्गा का मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, या अन्य मूर्ति बना करके हम लोग पूजा करते हैं, यही मूर्ति पूजा है। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी हुआ करते थे, और अपने लेख के जरिए जब राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो उन्हें उनके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। राजा राम मोहन राय को घर से बाहर निकाल दिया गया था। और जब राजा राम मोहन राय को घर से बाहर निकाल दिया गया, तो राजा राम मोहन राय अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण ब्रिटिशों की सेवा में चले गए, अंग्रेजों की सेवा में चले गए। और एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था जॉन डिग्बी। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था जॉन डिग्बी। जॉन डिग्बी के दीवान के तौर पर, जॉन डिग्बी के दीवान के तौर पर राजा राम मोहन राय ने 10 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया। और उस अवधि के दौरान राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों के सोचने के तरीका को समझा। अंग्रेज सोचता क्या है, कैसे सोचता है, अंग्रेज इतना आगे कैसे है, मुट्ठी भर अंग्रेज कैसे विश्व के अधिकतर देशों को अपने कब्जा में कर लिया है। यह सब चीज
राजा राम मोहन राय सीखे अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से बात कैसे मनवाया जाए, ये तमाम चीजें राजा राम मोहन राय अंग्रेजों से सीखे। फिर राजा राम मोहन राय जॉन डिग्बी के अधीन सेवा देने के बाद में डिग्बी से छुट्टी ले लिए और कहे बस हमारा आपका रिश्ता बस यहीं तक था, अब हम अपने रास्ते आप अपने रास्ते। फिर राजा राम मोहन राय ने बीड़ा उठाया, भारतीय समाज में जो तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसे हमें दूर करना है। और राजा राम मोहन राय जब अंग्रेजों की सेवा में थे, वो इस बात को समझ गए थे कि लोग जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो राजा राम मोहन राय लोगों को शिक्षित करने को लेकर बल देना शुरू किए, क्योंकि लोग अगर शिक्षित होंगे, लोग शिक्षित होंगे, वे अपने अधिकार से अवगत होंगे, उनका क्या अधिकार है क्या अधिकार नहीं है इस बात से अवगत होंगे, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात से अवगत होंगे। तो लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो लोग अंग्रेजों से अपने अधिकार की मांग करेंगे, लोग अंग्रेजों से अपने अधिकार की मांग करेंगे। यह बात राजा राम मोहन राय बखूबी समझ गए थे, और इसलिए राजा राम मोहन राय ने भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1817 में कलकत्ता में डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से किया। फिर राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में कोलकाता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो ये सब कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय क्यों कर रहे थे? भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, भारत के लोग शिक्षित हो जाए। और इसके अलावे राजा राम मोहन राय हिंदू थे, उन्होंने हिंदू धर्म में देखा कि लोग मूर्ति पूजा कर रहा है, लोग बहुदेववाद के समर्थक है। इन चीजों की आलोचना राजा राम मोहन राय ने की, और राजा राम मोहन राय का मानना था ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, उसी के अनेक रूप है, उसी के अनेक रूप है। राम, कृष्ण, शिव, साईं या अन्य जो भी है, एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप है, ऐसा राजा राम मोहन राय का मानना था। और राजा राम मोहन राय ऐसा मानते थे, और इसीलिए उन्होंने बहुदेववाद की आलोचना की। बहुदेववाद मतलब एक से अधिक ईश्वर की पूजा करना। हिंदू धर्म में आज भी लोग बहुदेववादी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। हिंदू बहुदेववादी आज भी है। क्या हिंदू काली पूजा नहीं करता है? करता है। छठ पूजा नहीं करता है? करता है। दुर्गा पूजा नहीं करता है? करता है। 3 गो देवी देवता तो सामने में आ गया। क्या हिंदू साईं को नहीं पूजता है? पूजता है। हनुमान जी को नहीं पूजता है? पूजता है। राम को नहीं पूजता है? पूजता है। तो हम हिंदू बहुदेववादी हैं। यही तो बहुदेववाद है, एक से अधिक ईश्वर की पूजा करना, यही तो बहुदेववाद है। राजा राम मोहन राय बहुदेववाद की आलोचना की। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, उसी के अलग अलग रूप है, तो हमें एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए।
हमें एकेश्वरवाद पर बल देना चाहिए, हमें एकेश्वरवाद पर बल देना चाहिए। और राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद पर बल दिया, बहुदेववाद का विरोध किया और एकेश्वरवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार पर राजा राम मोहन राय ने बल दिया, राजा राम मोहन राय ने बल दिया। अब देखिएगा आप, इसके अलावे मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद के विचारधारा के प्रचार प्रसार हेतु राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना किया, आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना किया। और इतना ही नहीं बल्कि एकेश्वरवादियों को उपहार नाम से एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक के जरिए एकेश्वरवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार राजा राम मोहन राय ने किया, राजा राम मोहन राय ने किया। ये सभी राजा राम मोहन राय के द्वारा उठाए गए कदम थे। और सबसे ज्यादा अगर किसी घटना ने राजा राम मोहन राय को प्रभावित किया था तो वह था आपको सती प्रथा, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साहित्य निकाला, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साहित्य निकाला। और सती प्रथा क्यों जरूरी नहीं है, सती प्रथा क्यों समाप्त होनी चाहिए, इस पक्ष में राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के माध्यम से अपना तर्क दिया करते थे और अपने तर्क को राजा राम मोहन राय लोगों तक पहुंचाने का काम किया करते थे। और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ही राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा नामक एक संगठन की स्थापना की। और जो ब्रह्म सभा नामक संगठन की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, वही ब्रह्म सभा आगे चल करके कहलाया ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। और उस ब्रह्म समाज के बैनर तले ही राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त कराने को लेकर एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। और राजा राम मोहन राय तर्क दिया, राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के पास पहुंचे, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से राजा राम मोहन राय मिले, उनसे जाकर बात किए कि देखिए सती प्रथा क्यों सही नहीं है। और देखिए अंग्रेज यानी ब्रिटिश, और ये बात हम लोग कह रहे हैं 19वीं सदी की, और पश्चिमी जगत में अर्थात ब्रिटेन में पुनर्जागरण आंदोलन हो चुके थे और पश्चिमी जगत में ह्यूमैनिटी पर लोग ज्यादा जोर देने लगे थे, मानवतावादी विचारधारा पर लोग ज्यादा जोर देने लगे थे। मानव ही सब कुछ है, इस बात पर लोग जोर देने लगे थे। और मानव ही नहीं रहेगा तो फिर मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। मानव का रहना बहुत जरूरी है, बिना मानव का कुछ होगा, कुछ नहीं हो सकता है। मानव भी नहीं रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक से मिले, तर्क दिए, और फिर राजा राम मोहन राय के तर्क से विलियम बेंटिक आश्वस्त हुए। उन्हें लगा कि नहीं, बात सही है, सती प्रथा जायज नहीं है। और फिर राजा राम मोहन राय के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर कानून बनाया। और उस कानून के तहत सबसे पहले बंगाल से सती प्रथा का अंत किया गया, बंगाल से सबसे पहले सती प्रथा का अंत किया गया। और जब बंगाल से सती प्रथा का अंत किया गया
तो इसका विरोध राधाकांत देव ने किया। राधाकांत देव ने किया। राधाकांत देव रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी। उसे कहा गया जो परिवर्तन के पक्षधर नहीं होते थे उसी को रूढ़िवादी कहा जाता है, उसी को रूढ़िवादी कहा जाता है। जो समय के अकॉर्डिंग अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहता है वही रूढ़िवादी होता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे माता पिता होंगे जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के होंगे, मतलब परिवर्तन नहीं चाह रहे होंगे, जैसे हो रहा है वैसे होने दीजिए, ऐसी वाली बात। मतलब रूढ़िवादी मतलब अपरिवर्तनवादी, मतलब जो परिवर्तन नहीं चाहता, जैसे हो रहा है वैसे होने दो। तो राधाकांत देव रूढ़िवादी थे। वे सती प्रथा को समाप्त करने के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था ना सती प्रथा एकदम जायज है, ठीक है सती प्रथा, लेकिन अब अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने कानून बनाया, उसको लागू करना पड़ा। सबसे पहले सती प्रथा 1829 ईस्वी में बंगाल में समाप्त किए गए और फिर 1830 में मुंबई और मद्रास में सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो सती प्रथा को राजा राम मोहन राय जो ने समाप्त करवाया, यह भारतीय समाज को उनके द्वारा दिया गया एक अमूल उपहार है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। बहुत बड़ी कुप्रथा को राजा राम मोहन राय ने समाप्त करवाया। राजा राम मोहन राय के समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय का पेंशन बंद कर दिया गया था। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कहा कि हमारा पेंशन बहाल करवा ना दीजिए आप, जब आप सती प्रथा को खत्म करवा दिए अंग्रेजों से कह करके, तो हमारा पेंशन भी बहाल करवा दीजिए। तो राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के पेंशन को बहाल करवाने के लिए जब लंदन जा रहे थे, तो उसी से पहले राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई और अकबर द्वितीय के पेंशन का पैरवी करवाने के लिए ही राजा राम मोहन राय लंदन गए और फिर लंदन से वापस नहीं आ पाए। लंदन में ही ब्रिस्टल नामक शहर में 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय स्वर्गवासी हो गए, अर्थात राजा राम मोहन राय का निधन हो गया। इसके बाद आगे की घटनाओं को आगे हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, लेकिन उससे पहले जितनी भी बात हमने आपको बतलाया उसको करते हैं याद। समझ गए? नोट नहीं है तो क्या हुआ, समझ गए? नोट तो मिलवे करेगा, समझे? लेकिन टीवी फोड़े हैं हम, बड़ी गुस्सा में हम हैं, समझ गए? हम तो सीसीटीवी कैमरा चेक करवाएंगे, उससे हम टीवी का दाम ले लेंगे। 2 पैसा जाके कमा करके देखिए ना, औकात पता चल जाएगा, समझ गए? और ये क्या टीवी सरकारी संपत्ति है? सरकारी संपत्ति है तो क्या सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा दीजिएगा? एकदम नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। जो भी किए हम बहुत गलत किए, समझिए? पता तो हम करिए लेंगे और भ्रम में मत रहिए आप लोग। संस्थान के किसी भी चीज को अगर नुकसान पहुंचाते हैं बहुत कड़ा एक्शन लेंगे हम, इस बात को आप जान लीजिए। हमको संस्थान बहुत प्रिय है। हमको अगर हमारी गर्लफ्रेंड रख दिया जाए और संस्थान रख दिया जाए तो हम संस्थान को चुनेंगे, समझ गए? तो संस्थान हमको बहुत प्रिय है। संस्थान के किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ हम 1 सेकेंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस बात को आप जान लीजिए, समझ गए? चलिए आगे आइएगा आप। आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? कहां से हुई है? आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? किसने किया है? किसने किया है?
सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता, राजा राम मोहन राय। अच्छा, एक बात बताइएगा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत में किस प्रकार के राष्ट्रवाद को प्रेरित किया? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। किसको प्रेरित किया? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समझ गए? तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किस चीज को प्रेरित किया है? सांस्कृतिक। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किसको लेकर केंद्रित? अब 20वीं सदी का, 20वीं सदी का राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 1700। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? राजा राम मोहन राय के पिता, माता। चलिए, इसके बाद राजा राम मोहन राय किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर। राजा राम मोहन राय किस मुगल बादशाह के समकालीन? अकबर। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर। किस मुगल बादशाह के पेंशन की पैरवी करने के लिए राजा राम मोहन राय लंदन गए थे? किस समाज सुधारक का निधन लंदन के ब्रिस्टल शहर में हुआ? राजा राम। किस भारतीय समाज सुधारक का निधन लंदन के ब्रिस्टल शहर में हुआ? राजा राम। 1833 में। राजा राम मोहन राय का निधन कब हुआ? राजा राम मोहन राय का निधन कब हुआ है? 1800। इतना बात क्लियर है? इसके बाद आगे बतलाइएगा आप हमको, राजा राम मोहन राय की भाभी का क्या नाम था जो सती हुई थी? अलका मंजरी। अलका। राजा राम मोहन राय की भाभी का क्या नाम था जो सती हुई? राजा राम मोहन राय किस अंग्रेज अधिकारी के दीवान के तौर पर काम किया? जॉन डिग्बी। जॉन डिग्बी। राजा राम मोहन राय किस अंग्रेज अधिकारी के दीवान के तौर पर काम किया? किसके? जॉन डिग्बी। क्लियर है ये बात? इसके बाद आगे बतलाइएगा कि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के समर्थक थे या विरोधी? विरोधी ना? राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के समर्थक थे या विरोधी? विरोधी ना? इसके बाद राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक ना? हां। बहुदेववाद के विरोधी? बहुदेववाद के, एकेश्वरवाद के, यानी एक ईश्वर के पूजा पर बल देते थे? हाँ या ना? हाँ ना? चलिए ठीक है। इसके बाद आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम। आत्मीय सभा के संस्थापक। आत्मीय सभा की स्थापना हुई है 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई है? आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई है? 1815। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई है? 1815। आगे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने किया है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। 1817 में। 1800। तो कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय और क्लियर है ये बात? और कब किया? 1817 में। इसके बाद जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? राजा राम। कब किया? 1800। कब किया है? 1825 में। ठीक है। इसके बाद जो है आपको राजा राम मोहन राय की कई सारी रचनाएं हैं। देखिए एक बात और आप जानिए, प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय हुए
जो समाचार पत्र सब निकालना शुरू किया, समाचार पत्र में लेख लिखना शुरू किया, जिस वजह से भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। उनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे संवाद कौमुदी हो गया, तोहफातुल मोहाबदीनी हो गया, मिरातुल अखबार हो गया, ये सभी राजा राम मोहन राय की प्रमुख रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा ये भी। संवाद कौमुदी किसकी रचना? संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, तोहफातुल मोहाबदीनी, तोहफातुल मोहाबदीनी, तोहफातुल मोहाबदीनी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने भारत से किस प्रथा का अंत करवाया? किस प्रथा का अंत? और राजा राम मोहन राय किसके मदद से सती प्रथा का अंत करवाया? लॉर्ड विलियम। बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1830। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। और 1861 जाते जाते पूरे भारतवर्ष से खत्म हो गया। तो सती प्रथा पूरे भारतवर्ष से खत्म कब हुआ? 1800। सती प्रथा पूरे भारतवर्ष से खत्म कब हुआ? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1800। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1800। क्लियर है ये बात? यहां तक याद हुआ? एगो बात और जानिए। देखिए, राजा राम मोहन राय 1826 ईस्वी में पारित जूरी अधिनियम का विरोध किया। 1826 ईस्वी में पारित जूरी अधिनियम का विरोध किया। जूरी अधिनियम पारित 1826 में हुआ और यह अधिनियम लागू 1827 में हुआ। लागू 1827 में हुआ। देखिए, इस अधिनियम के तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच एक विभेद या एक भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा था। जूरी अधिनियम 1826 के तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव उत्पन्न किए जा रहे थे और इसी वजह से जूरी अधिनियम का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। याद रखिएगा। अब देखिएगा आप, राजा राम मोहन राय के द्वारा यूं तो कई सारी संस्थाएं स्थापित की गई, लेकिन उन संस्थाओं में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वह थी आपको ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, इसको आप समझिएगा। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य सिर्फ सती प्रथा को समाप्त कर देना नहीं था, बल्कि हिंदू समाज में जितनी भी अन्य कुप्रथाएं हैं, चाहे वह बाल विवाह प्रथा हो, चाहे वह हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने की अनुमति ना हो, या चाहे पर्दा प्रथा हो, या चाहे अन्य कोई भी हिंदू धर्म और संस्कृति में प्रचलित कुप्रथाएं हो, उन तमाम कुप्रथाओं को समाप्त करने को लेकर ही ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किए गए थे। ऐसा नहीं था कि सती प्रथा का अंत हो गया तो ब्रह्म समाज का काम हो गया था, नहीं। सती प्रथा के अंत होने मात्र से ही ब्रह्म समाज के काम नहीं हुए थे, बल्कि ब्रह्म समाज के और भी बहुत सारे काम थे। जब राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तो राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद कुछ समय के लिए ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला रामचंद्र विद्या बागीश ने।
कुछ समय के लिए ब्रह्म समाज का नेतृत्व रामचंद्र विद्या बागीश ने संभाला। लेकिन ध्यान रखे कि ये कार्यकारी तौर पर संभाला था, कार्यकारी। इसका क्या मतलब है समझिएगा। देखिए, जैसे मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद अचानक खाली हो गया, तो इस स्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है ताकि सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित ना हो। कार्यकारी कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, और फिर जैसे ही अस्थाई मुख्य न्यायाधीश आ जाते हैं तो कार्यकारी न्यायाधीश अपना पद छोड़ देते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, मतलब अस्थाई अध्यक्ष। तो रामचंद्र विद्या बागीश जो है ना, कार्यकारी तौर पर कुछ समय के लिए ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला, लेकिन अस्थाई तौर पर राजा राम मोहन राय के जाने के बाद, राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। अब देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राजा राम मोहन राय के मृत्यु होने के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला, अरे सुनिए तो, 4 गो ऑप्शन देंगे तब ना टिक कीजिएगा। 4 गो ऑप्शन ही ना देंगे तब कहां से टिक कर पाइएगा। सुनिए, पहले राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद ब्रह्म समाज के नेतृत्व को संभाला। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी रामचंद्र विद्या बागीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस कंडीशन में मारना है रामचंद्र विद्या। प्रश्न सेम है। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आए अब आगे जो फंसाएगा आपको, ब्रह्म समाज का नेतृत्व राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद संभाला रामचंद्र विद्या बागीश, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस। देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन देखना है, मतलब काम ऑप्शन पे करना है। अगर दोनों में से कोई एक है तो जो है उसको टिक करना है, लेकिन अगर दोनों है तो इस कंडीशन में टिक करना है देवेंद्रनाथ टैगोर को। कुछ समझे? हाँ। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेतृत्व को संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेतृत्व को संभाला और फिर ब्रह्म समाज की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित का काम देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर अपना एक संगठन भी बना लिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा नामक एक संगठन बनाया और इस संगठन को लोकप्रिय बनाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्रिका निकाला था, उसका नाम था तत्वबोधिनी। उसका पत्रिका का भी नाम था तत्वबोधिनी। और कहा जाता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम अपने संगठन तत्वबोधिनी सभा के माध्यम से भी किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर हम लोग बात करें
इन्होंने ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन को लाया। इन्होंने केशव चंद्र सेन को कहा कि आप ब्रह्म समाज में शामिल हो जाइए, और इन्हीं के कहने के कारण केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए। इन्हीं के कहने के कारण केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए, और इन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य की भी पदवी दी, आचार्य की भी उपाधि दी, आचार्य की भी पदवी या उपाधि दी। दोनों साथ साथ काम करते थे। ब्रह्म समाज की नीतियों को लगातार आगे बढ़ाने का काम दोनों कर रहे थे। लेकिन केशव चंद्र सेन परिवर्तनवादी थे और देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर ये रूढ़िवादी थे। देवेंद्रनाथ टैगोर क्या चाहते थे कि ब्रह्म समाज जो है ना सिर्फ बंगाले तक सीमित रहे, जबकि केशव चंद्र सेन यह चाहते थे कि ब्रह्म समाज की नीतियों का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो, और इतना ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ब्रह्म समाज की नीतियों का प्रचार प्रसार हो, ऐसा चाहते थे केशव चंद्र सेन। तो समझिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। लेकिन केशव चंद्र सेन केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को पूरे भारतवर्ष, और पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसी बात को लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच हो गया मतभेद, और फिर जब दोनों के बीच मतभेद हो गया तब जाकर के ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया, और ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। पहली बार ब्रह्म समाज दो भागों में 1866 में बटा। पहली बार ब्रह्म समाज दो भागों में 1866 में बटा, और दो ब्रह्म समाज बना। और जो दो ब्रह्म समाज बना, एक बना आपको भारतीय ब्रह्म समाज, और एक दूसरा बना आपको आदि ब्रह्म समाज। आदि मतलब पुरातन, पुरातन मतलब पुराना। तो पुराने सोच के कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व को संभाला देवेंद्रनाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व को संभाला केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन और केशव चंद्र सेन भी अपने समय के बड़े समाज सुधारक रहे हैं, और इन्हीं के प्रयास से बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित किया, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है। जिसे नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है। नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है। तो क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब क्या होता है जानते हैं? छोटे उम्र में विवाह का हो जाना, कम उम्र में विवाह का हो जाना, मतलब 5 वर्ष की उम्र में विवाह का हो जाना। जिस समय विवाह का मतलब तक नहीं पता होता है, उस समय विवाह का हो जाना। 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, इतना कम उम्र में विवाह का हो जाना, यही बाल विवाह। और बाल विवाह ना तो समाज के लिए, ना महिला के लिए, ना पुरुष के लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं है बाल विवाह। देखिए, बाल विवाह में होता क्या था,
कि लड़कियों का एवं लड़कों का दोनों का शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर शोषण होता था, और फिर बाल विवाह के वजह से लोगों का ना तो मानसिक तौर पर विकास हो पाता था, ना शारीरिक तौर पर विकास हो पाता था। और उस समय लोगों का औसत जीवन काल 30-35 बरस, लोग 30-35 बरस में मर जाता था। आज का औसत जीवन काल 60-70 बरस है ना जी, 66-67 बरस है, 66-67 मान के चलिए, 67 पॉइंट समथिंग है या 66 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, लेकिन 66-67 है, इतना पता है हमको। तो आज औसत रूप में मानव जीवन जीता है 66-67 साल। अब कोई 40 बरस जीता, कोई 80 बरस जीता, तो उसमें औसत 66-67। उस समय मानव 30-32-35 में मर जाता था बाल विवाह के वजह से। उसका एक कारण बाल विवाह भी था। बाल विवाह भी अपने आप में भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, और इस कुप्रथा को समाप्त करवाने को लेकर आवाज बुलंद राजा राम मोहन राय ने भी किया था, लेकिन राजा राम मोहन राय को उसमें सफलता नहीं मिली। राजा राम मोहन राय को उसमें सफलता नहीं मिली। बाल विवाह को समाप्त कराने को लेकर ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी आवाज बुलंद किया था, और ईश्वरचंद विद्यासागर के वजह से ही वर्ष 1860 ईस्वी में 1860 1860 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों ने यह घोषणा किया कि 10 वर्ष से कम उम्र के ना लड़का का विवाह होगा ना लड़की का विवाह होगा। अगर 10 वर्ष से कम उम्र के लड़की या लड़का का विवाह होता है तो वह माना जाएगा कानूनन अपराध, और उसे मिलेगी कठोर दंड। लेकिन फिर भी बाल विवाह होते रहे। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के बैनर तले, केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के बैनर तले बाल विवाह के खिलाफ पुरजोर तरीका से अपने आवाज को बुलंद किया, और फिर बाल विवाह को प्रतिबंधित करने को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाना पड़ा। और बाल विवाह को प्रतिबंधित करने को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है, उस कानून को कहते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट। तो अब आइए थोड़ा सा जानते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। चलिए आइएगा गुरुजी लोग, देखिए लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर नेटिव मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1872 ईस्वी में पारित हुआ। यह एक्ट 1872 ईस्वी में पारित हुआ। इस एक्ट के पारित होने के समय भारतीय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक इस एक्ट के पारित होने के समय हुआ करते थे भारतीय वायसराय। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ठीक है। अब देखिएगा आप, इस एक्ट के जरिए लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को तो निर्धारित किया ही किया गया, साथ ही साथ अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया गया। अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया गया। मतलब आप जिस जाति के हैं उस जाति से अलग हट करके दूसरी जाति में भी आप विवाह कर सकते हैं।
तो एक तो लड़की और लड़का के विवाह की न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया, और दूसरा आप दूसरी जाति में भी जाकर के विवाह कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये दो मुख्य प्रावधान इसमें किए गए थे। और इस एक्ट के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया 18 वर्ष। यानी कहा गया इस एक्ट में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं होगा, और अगर होगा तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा, और लड़का में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़का का विवाह नहीं होगा, अगर होगा तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। इस एक्ट को पारित करवाया आचार्य केशव चंद्र सेन ने। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन सबसे पहले आचार्य केशव चंद्र सेन ने ही किया। मतलब कानूनों पारित करवा दिया और उल्लंघनों कर दिया। उल्लंघन कैसे किया? तो ये जो है ना, केशव चंद्र सेन की बेटी थी, मात्र 12 वर्ष की थी, और केशव चंद्र सेन अपनी 12 वर्षीय बेटी, कुछ किताब 13 वर्ष भी लिखता है, तो उस चक्कर में मत पड़िएगा। जो हम लिखे हैं वही सही है, गलत भी है तो यो सही है, समझ गए? ऐसे गलत लिखे ही नहीं है, सोच समझ करके लिखे हैं, तो समझिएगा। केशव चंद्र सेन की 12 वर्ष की बेटी थी। केशव चंद्र सेन अपनी 12 वर्षीय बेटी का विवाह कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया। कूच बिहार जगह का नाम है और यह जगह है पश्चिम बंगाल में। कूच बिहार जगह का नाम है और यह जगह है पश्चिम बंगाल में। कूच बिहार के राजकुमार से अपनी मात्र 12 वर्षीय बेटी का विवाह आचार्य केशव चंद्र सेन ने करवा दिया। तो आप स्वयं इस बात को सोच करके देखिए, कानून में प्रावधान है 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं होगा, अब 12 वर्ष में हो रहा है, तो कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। तो नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने कर दिया। केशव चंद्र सेन ने जब नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन कर दिया, तो भारतीय ब्रह्म समाज से जो जुड़े लोग थे, उसमें से कुछ लोग केशव चंद्र सेन और भारतीय ब्रह्म समाज का विरोध करना शुरू कर दिया। और फिर भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ 1878 में, और जब भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ तो एक नया ब्रह्म समाज बना, जिसे इतिहास में कहा जाता है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। तो यही ब्रह्म समाज में आप देख सकते हैं, पहली बार विभाजन 1866 में और दूसरी बार विभाजन 1878 में। ठीक है, तो ये बात है, इसको करते हैं हम लोग याद, फिर बढ़ेंगे यहां से और थोड़ा आगे, समझ गए? और बाल विवाह को लेकर जो भी अधिनियम सब पारित हुआ है, 3 अधिनियम बाल विवाह को प्रतिबंधित करने को लेकर 3 अधिनियम पारित हुए हैं, जिसमें एक नेटिव मैरिज एक्ट के विषय में आप जान चुके हैं, दूसरा सम्मति आयु अधिनियम के विषय में आपको जानना है, और तीसरा शारदा अधिनियम के विषय में आपको जानना है। तो यहीं पर सम्मति आयु अधिनियम और शारदा अधिनियम को जान ले, क्या जान लेते हैं? यहां पर फिर करेंगे याद, अच्छा रहेगा, एक साथ याद कर लेंगे। तो आइए अब जानते हैं। यहां तक क्लियर है ना? सो नहीं न रहे, ऐसा नहीं न समझ रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान का कथा कह रहे हैं। चलिए आगे आइएगा। तो बाल विवाह हमने आपको समझा दिया है।
बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटिशों द्वारा 3 अधिनियम लाया गया, जिसमें एगो नेटिव मैरिज एक्ट है, दूसरा सम्मति आयु अधिनियम है और तीसरा शारदा अधिनियम है। तो नेटिव मैरिज एक्ट से आप अवगत हो चुके हैं। अब आप जानिए सम्मति आयु अधिनियम और शारदा अधिनियम। तो सम्मति आयु अधिनियम, देखिए ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे, उनका नाम था बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी, बहराम जी मालावारी महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे, उनका नाम था बहराम जी मालावारी। और बहराम जी मालावारी पारसी समाज से बिलोंग करते थे, पारसी धर्म को मानते थे। पारसी धर्म जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, वैसे ही पारसी धर्म है। पारसी समाज से बिलोंग करते थे बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी के प्रयास से ही लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने के लिए सम्मति आयु अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम आया 1891 में। जब यह अधिनियम आया था तो इस समय भारतीय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन भारतीय वायसराय हुआ करते थे। लॉर्ड लैंसडाउन भारतीय वायसराय हुआ करते थे। आपको इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह के उम्र को कम किया गया। लड़का के विवाह की उम्र नियत रखे गए। मतलब जो नेटिव मैरिज एक्ट में लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष था, 18 वर्ष नियत रखे गए। लेकिन इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र को कम कर दिया गया और इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर कर दिया गया 12 वर्ष। 14 वर्ष से घटाकर कर दिया गया 12 वर्ष। 12 वर्ष। तो इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र को घटा दिए गए, जिस कारण इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे। महाराष्ट्र के ही एक समाज सुधारक, क्रांतिकारी, उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया क्योंकि इस अधिनियम के जरिए लड़की के विवाह के उम्र को कम किया गया था। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम का किया विरोध। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, सम्मति आयु अधिनियम आने के पीछे एक मुकदमा जिम्मेदार है। वह मुकदमा इतिहास में रखमाबाई मुकदमा या रखमाबाई बनाम दादाजी भीखाजी मुकदमा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। क्या है रखमाबाई बनाम दादाजी भीखाजी मुकदमा? इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, इस अधिनियम के तहत जो लड़की के विवाह की उम्र को कम किया गया था, इसके पीछे एक मुकदमा जिम्मेदार था और वह मुकदमा ही इतिहास में कहलाता है रखमाबाई बनाम दादाजी भीखाजी मुकदमा। तो क्या है, इसको थोड़ा समझिए। रखमाबाई बनाम दादाजी भीखाजी मुकदमा। संभवतः 1864। सुनिए, आए
क्या हो रहा है? वो काम हो तो सुगंध लीजिए, सिर्फ एकदम गुलाबे का सुगंध लीजिएगा। कभी रामपुर नहर का भी सुगंध लिया कीजिए। तो अगले क्लास से लेते आइएगा परफ्यूम अपना अपना। जैसे सुगंध देना शुरू कर देगा आसपास में मार लीजिएगा। बताइए, पढ़ा रहे हैं मतलब पढ़ने पे कोई ध्यान ही ना है। महाराज आइए समझिए, बड़ी शानदार मुकदमा है ये, सुनिए। रखमाबाई एक महिला थी, भारतवर्ष के शुरुआती महिला डॉक्टरों में से एक थी। डॉक्टर थी रखमाबाई, भारत के शुरुआती महिला डॉक्टरों में से एक रखमाबाई थी। कहा जाता है कि रखमाबाई का विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था। रखमाबाई का विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में दादाजी भीखाजी के साथ हो गया था। रखमाबाई के पति थे दादाजी भीखाजी। जब काफी कम उम्र में, मात्र 11 वर्ष के उम्र में रखमाबाई का विवाह दादाजी भीखाजी के साथ हो गया, तो रखमाबाई अपने पति के पास नहीं गई, बल्कि रखमाबाई अपने मां के पास रहना पसंद की और रखमाबाई मां के पास ही रहने लगी। पति के पास जाने से इनकार कर दी। और जब रखमाबाई पति के पास जाने से इनकार कर दी, तो उनके पति दादाजी भीखाजी ने रखमाबाई पर केस कर दिया। केस इस बात को लेकर किया कि जब हम विवाह कर लिए हैं और आप अपने घर ही रह रहे हैं, हमें दाम्पत्य जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो दाम्पत्य जीवन जीने का अधिकार दादाजी भीखाजी को मिले और रखमाबाई दादाजी भीखाजी के साथ रहे। इसी को लेकर दादाजी भीखाजी ने रखमाबाई पर कर दिया केस। और फिर इस केस को लेकर के सुनवाई न्यायालय में हुई। न्यायालय ने जो अपना प्रथम जजमेंट दिया, वह जजमेंट रखमाबाई के पक्ष में दिया। लेकिन फिर से दादाजी भीखाजी पुनर्विचार याचिका दायर किए कि फिर से विचार किया जाए। और जब फिर से विचार किया गया, तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि रखमाबाई को दादाजी भीखाजी के साथ रहना पड़ेगा। और फिर रखमाबाई ब्रिटिश महारानी के पास गुहार लगाई, ब्रिटेन की रानी के पास गुहार लगाई। और जब ब्रिटेन की महारानी के पास रखमाबाई ने गुहार लगाई, तो ब्रिटेन की महारानी रखमाबाई के पक्ष में जजमेंट देते हुए दोनों के विवाह को डिसॉल्व कर दिया, दोनों के विवाह को समाप्त कर दिया। यही केस इतिहास में रखमाबाई मुकदमा के नाम से जाना जाता है। और रखमाबाई यह भी गुहार लगाई थी कि विवाह को डिसॉल्व कर दिया जाए, अर्थात रखमाबाई की जीत हुई और दादाजी भीखाजी की हार हुई। और यही केस, एक तो इस केस के संदर्भ में यह बात याद रखना है कि रखमाबाई भीखाजी मुकदमा केस का संबंध बाल विवाह से,
बाल विवाह से है, समझ गए। मेन यही बात याद रखना है। और उसके अलावा यह पूछा जा सकता है कौन ऐसा मुकदमा है जो सम्मति आयोग अधिनियम को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। तो सम्मति आयोग अधिनियम को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है रखमाबाई बनाम दादाजी भिखाजी मुकदमा। इसी वजह से महराम जी मालावारी को लगा ना ये सब हो रहा है तो इससे बढ़िया लड़की के विवाह की उम्र को ही कम कर दिया जाए, समझ गए। लेकिन सही नहीं था, विवाह की उम्र को कम करना सही डिसीजन नहीं था, समझ गए। परंतु फिर भी जो हुआ हुआ। अब आगे आइए, आगे है शारदा अधिनियम। देखिए ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के अजमेर के रहने वाले एक प्रमुख शिक्षाविद थे हरबिलास शारदा। हरबिलास शारदा के प्रयास से ही वर्ष 1929 ईस्वी में लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने के लिए जो अधिनियम आया है उस अधिनियम को ही कहते हैं शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम आया 1929 में है, शारदा अधिनियम आया 1929 में है, लेकिन यह अधिनियम लागू 1 अप्रैल 1930 को हुआ है। इस अधिनियम के लागू होने के समय भारतीय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, और इस अधिनियम के तहत लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया, और लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र बढ़ाकर कर दिया गया फिर से 14 वर्ष, और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष था और 18 वर्ष ही रहा। तो शारदा अधिनियम के तहत जो है फिर से लड़की के विवाह की उम्र को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया और लड़का 18 वर्ष का 18 वर्ष ही रहा। और यह अधिनियम आजादी तक लागू रहा, और आजादी के बाद भी यह अधिनियम लागू रहा। 1947 के बाद भी भारत में शारदा अधिनियम लागू रहा, और शारदा अधिनियम में संशोधन आजादी के बाद पहली बार 1978 में हुआ। और जब 1978 में संशोधन हुआ तो लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और लड़का के विवाह की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष कर दिया गया। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि लड़की के विवाह के भी उम्र को 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष किया जा रहा है, और लड़का तो 21 रहने दिया गया। लेकिन ये लागू नहीं हुआ है, ठीक है, ये लागू नहीं हुआ है। लागू जो है अभी यही वाला है 18 और 21 ही, समझ गए। 18 और 21 ही जो है अभी आपको लागू है, संभवतः क्लियर है। तो यही है शारदा अधिनियम। अर्थात हमने जो आपको बतलाया था कि ब्रिटिशों ने भारत में विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने के लिए 3 अधिनियम लाए, नेटिव मैरिज एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम और शारदा अधिनियम। तीनों अधिनियम से हमने आपको करवा दिया अवगत। अब जो है करते हैं याद और फिर बढ़ेंगे आगे। आइएगा, राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद कुछ समय के लिए ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? रामचंद्र विद्या। लेकिन राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद अस्थायी तौर पर ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन संभाला? अस्थायी तौर पर राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद अस्थायी तौर पर ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन संभाला? कौन संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल कौन किया? देवेंद्रनाथ। केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी किसने दी? देवेंद्रनाथ। ब्रह्म समाज में विभाजन कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ है? पहली बार, दूसरी बार,
अच्छा, 1866 में जो विभाजन हुआ, कौन कौन ब्रह्म समाज बना? भारतीय ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता केशव चंद्र। आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता देवेंद्र नाथ। भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन कब हुआ? कब हुआ? और कौन सा ब्रह्म समाज बना? साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक किसके प्रेरणा से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ? किसके प्रेरणा से नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ है? कब पारित हुआ है? नेटिव मैरिज एक्ट पारित होने के समय भारतीय वायसराय नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया गया? कितना? लड़का सम्मति आयु अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ है? और इस समय भारतीय वायसराय कौन था? लेंस। सम्मति आयु अधिनियम के माध्यम से लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष किया गया? कितना वर्ष? 12 वर्ष किया गया। इसके बाद आगे बतलाइएगा, सम्मति आयु अधिनियम की आलोचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगा सम्मति आयु अधिनियम की आलोचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। रखमाबाई बनाम दादाजी भीखाजी मुकदमा का संबंध किससे है? बाल विवाह। रखमाबाई बनाम दादाजी भीखाजी मुकदमा का संबंध किससे है? बाल। किस मुकदमा ने सम्मति आयु अधिनियम को पारित करवाया? रखमाबाई बनाम दादाजी भीखाजी मुकदमा। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ है? लागू कब हुआ है? 1930। लागू कब हुआ है? शारदा अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र लड़का। शारदा अधिनियम लागू होने के समय भारतीय वायसराय आजादी के बाद शारदा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1900। और इस संशोधन के तहत लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष? और लड़का का 18 से। इसमें जो है 2 चैप्टर है। एक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और एगो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। समझ गए? और इसके बाद फिर कांग्रेस आएगा। बैठे रहिए, सबको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? और इस पीडीएफ में जो है ना कुछ चीज छूट गया है, तो जो पीडीएफ में छूट गया है ना, जो चीज नोट में नहीं रहता वो तो हम आपको नोट डाउन करवा देते हैं। तो जो चीज इस नोट में नहीं है वो हम आपको नोट डाउन करवा रहे हैं, ठीक है? तो आप पीडीएफ भी लेते रहिए और लिखते भी रहिए, सब तक पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है? तो अब लिखना शुरू कीजिए। तो बाल विवाह वाला जो है चीज नहीं है, तो बाल विवाह वाला जो है लिखा देते हैं, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। लिखिए, पीडीएफ लेते भी रहिए, जो चीज पीडीएफ में नहीं है वो लिखा देते। लिखिए, लिखिएगा। राजा राम मोहन राय ने
1826 ईस्वी में पारित जूरी अधिनियम, राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी में पारित जूरी अधिनियम का विरोध किया, जूरी अधिनियम का विरोध किया, क्योंकि यह अधिनियम हिंदू और मुसलमानों के बीच, क्योंकि यह अधिनियम हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव, क्योंकि यह अधिनियम हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि यह अधिनियम हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव उत्पन्न कर रहा था। चलिए आगे हेडिंग मारिए बाल विवाह। बाल विवाह हेडिंग मारिएगा, बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह। हे बाल आगे कर लीजिए। बाल विवाह लिखिएगा, बाल विवाह लिखिएगा। बाल विवाह, अब ये सब सुनिए ना, ये सब बात की जो है आपको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता से बाल विवाह फलना था चिलना था, ये सब परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है नहीं। लिखाने के लिए एक पैराग्राफ लिखा सकते, लेकिन परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है नहीं, इसलिए हम नहीं लिखा रहे हैं। ठीक है, सीधा टू दी पॉइंट लिखा रहे हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, समझ गए। बाल विवाह को प्रतिबंधित, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए, लीजिए, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 अधिनियम, ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 अधिनियम, ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 अधिनियम पारित किए गए हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 अधिनियम पारित किए गए हैं। एक नंबर में नेटिव मैरिज एक्ट, एक नंबर में नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट डैश दे करके, यह अधिनियम केशव चंद्र सेन, यह अधिनियम केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 ईस्वी में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष तथा इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष तथा लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किए गए।
साथ ही साथ इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया। साथ ही साथ इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया। साथ ही साथ इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया। इस अधिनियम के पारित करने के समय इस अधिनियम के पारित करने के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। इस अधिनियम के पारित करने के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। इस अधिनियम के पारित करने के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। इस अधिनियम के पारित करने के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। चलिए आगे हेडिंग मारिए, सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम बोर्ड पे लिखा हुआ है, सम्मति आयु अधिनियम लिखिएगा। और कोई भी एक से ज्यादा पीडीएफ नोट नहीं लेगा, समझ गए? एक से ज्यादा पीडीएफ नोट कोई नहीं लेगा। अब ये नहीं कि पार्टनर ने आया है तो पार्टनर के लिए लेना है, समझ गए? तो ये काम नहीं करना है, लड़का हो या लड़की। अगर आप पकड़ा गए, जीवन में आपको कभी हम ना टेस्ट नहीं देंगे और ना पीडीएफ आपको मिलेगा। जो भी निःशुल्क वाला पीडीएफ होगा वो चिन्हित करके आपको कभी नहीं देंगे। तो इसलिए एगो आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, किसी और की भागीदारी नहीं। सम्मति आयु अधिनियम लिखिएगा। महाराष्ट्र के पारसी समाज सुधारक, महाराष्ट्र के पारसी समाज सुधारक महाराष्ट्र के पारसी समाज सुधारक महाराष्ट्र के पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालावारी। महाराष्ट्र के पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालावारी महाराष्ट्र के पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालावारी बहराम जी मालावारी के प्रयास से 1891 ईस्वी में के प्रयास से 1891 ईस्वी में वायसराय लैंसडाउन के समय 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 यह अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह के उम्र को लड़की के विवाह के उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया।
जिस कारण बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। आगे हेडिंग मारिए। रखमाबाई मुकदमा 1864। रखमाबाई बनाम दादाजी भीखाजी मुकदमा 1864। बोर्ड पे लिखा हुआ है रखमाबाई बनाम दादाजी भीखाजी मुकदमा 1864। डैश दे करके इस मुकदमा का संबंध बाल विवाह से है। इस मुकदमा ने ही सम्मति आयु अधिनियम के लिए प्रेरणा का काम किया। अरे उधर मिला लड़का लोग जी, दे रहा है। उधर देखिए, उधर पीछे में नहीं मिला है, उधर पूछ करके दीजिएगा ना जी। ठीक है, एकदम सब नालायक सब है। बस इसके अलावा कौन है रखमाबाई, सब लिखने की जरूरत ना है। ठीक है, टू दी पॉइंट लिखा रहे हैं। चलिए आगे लिखिएगा शारदा अधिनियम। अरे हमको ये आश्चर्य, टीवी लटका हुआ, टीवी फूटा कैसे? टीवी फूटा कैसे? यानी डेस्क पे चढ़ के, टेबल पे चढ़ के तोड़ दिया। ओ शारदा अधिनियम लिखिएगा। राजस्थान के अजमेर के शिक्षाविद, लिखिए राजस्थान के अजमेर के शिक्षाविद हे भगवान, राजस्थान के अजमेर के शिक्षाविद हरबिलास शारदा के प्रयास से लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र
को निर्धारित करने को लेकर उन्नीस सौ 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित हुआ। उन्नीस सौ 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन थे। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। इस अधिनियम में आजादी के बाद संशोधन वर्ष 1978 ईस्वी में हुए। इस अधिनियम में आजादी के बाद संशोधन वर्ष 1978 ईस्वी में हुए। इस अधिनियम में आजादी के बाद संशोधन वर्ष 1978 ईस्वी में हुए। इस अधिनियम में आजादी के बाद संशोधन वर्ष 1978 ईस्वी में हुए, जिसके तहत लड़की के विवाह के उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष, जिसके तहत लड़की के विवाह के उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष, जिसके तहत लड़की के विवाह के उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष, जिसके तहत लड़की के विवाह के उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़का के विवाह के उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष तथा लड़का के विवाह के उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष तथा लड़का के विवाह के उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो जो चीज आपके नोट में नहीं था उस चीज को हम नोट डाउन करवा दिए। अब इससे बढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, पीडीएफ लड़की लोग मिल गया? हाँ, नहीं मिला है, एगो दूगो को नहीं मिला। काहे नहीं मिला? आगे में बैठल है, काहे नहीं मिला है पीडीएफ? मुंह देखते हैं। अरे किसको किसको नहीं मिला है? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, ये चारों को पीडीएफ दीजिए। लड़का लोग इधर मिला जी? है हीरो सब मिल गया पीडीएफ? है, जिसको नहीं मिला है खोज के पीडीएफ दो सबको, पूछ के पीडीएफ दो। बिना पीडीएफ का पढ़ेगा कैसे ये सब? अरे पीडीएफ लाके दो। इधर मिल गया सबको? है, नहीं मिला? इधर लड़की लोग पीडीएफ मिला जी? मिल गया है। आराम से ऊपर में देखिए पंखा है,
टीवी फोड़ दिए ठीक है, अपना कान कपार मत पंखा से कटवा लीजिएगा। एकदम बंदर जैसे करते रहते हैं, 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए कुछ होमवर्क और भी दिए थे? नहीं, कुछ नहीं था। हाँ, टेस्ट का जो है जानते हैं, टेस्ट शनिवार वाला टेस्ट क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे, डिस्कशन जो है ना शॉर्टकट में करवाए थे, ठीक है, इसलिए नहीं भेजे थे, और कोई बात नहीं था। क्वेश्चन आंसर बस बतलाए थे और कुछ नहीं बतलाए थे, समझे। आज का होगा तो भेज देंगे, नहीं होगा तो नहीं भेजेंगे। और होमवर्क यही है, जो हो रहा है उसको अपना करते रहिए, समझे। क्वेश्चन बैंक से होमवर्क अब देना शुरू कर देते हैं क्या ना? क्वेश्चन बैंक सोच रहे थे नया एडिशन आएगा तब देंगे, तो अभी आप लोग नया बुक नहीं ना लिए, नया एडिशन वाला है ना बुक लीजिएगा, नए एडिशन वाला लीजिएगा, लेकिन तब तक बैठने से तो बेहतर है हम आपको पीडीएफ दे देंगे। जैसे लगातार वैकेंसी आना शुरू हुआ है 2018 से, पहली बार 17 पोस्ट के लिए आया, फिर जो है 126, फिर 2246, 2446, फिर 2213 और फिर 1275। तो 1717 पोस्ट का जो प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है, उसका पीडीएफ हम आपको दे देते हैं, ठीक है। तो बैठने से तो बेहतर होगा कि वो पीडीएफ आपके पास क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा, तो वो होमवर्क के जरिए जो है आपको होता रहेगा। क्या विचार? हाँ, तो फ्री का चीज तो लेवे नहीं कीजिएगा। अब मिला सबको पीडीएफ? पीडीएफ मिल न गया? ऊपर बाहर वाला लोग मिला जी? मिला पीडीएफ? ऊपर में, नीचे में, उस सेंटर पे गया पीडीएफ। और ऑनलाइन वाले लोग ये सब जो है स्टाफ सब है, ठीक ना है, हमको पता नहीं था कि जो है सर्वर डाउन है। अब इंटरनेट वाली बात है, सर्वर डाउन था तो जिस वजह से आपका क्लास आज डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन आप रिकॉर्डेड वीडियो जाकर के देखिएगा ना, तो रिकॉर्डेड में सारा जो है आपको मिल जाएगा। मतलब जिनका भी छूटा है एक बार फिर से रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। और वीडियो जो है क्या बजे तक अपलोड हो जाता है जी? 2 घंटा, मतलब 7-8 बजे तक, 8 बजे तक आप मान करके चलिए वीडियो अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पर। तो जिनका भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर बीच में दिक्कत हो गया होगा या फिर छूटा उटा होगा ना ये लेक्चर, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, समझ गए। तो और तो कुछ नहीं है, तो और पढ़िएगा, बस इतना ही, नहीं पढ़िएगा है, हम ही नहीं पढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और एकदम शांति से महाराज आप लोग पढ़िए लिखिए भाई, आराम से। लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़की लोग इधर से निकलेंगे, कोई लड़का बीच में नहीं आएगा।